नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा। और आज बात होगी भारतीय जजों के ऊपर। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट चलेंगे। आप इस नाम से बिल्कुल परिचित होंगे, शेखर कुमार यादव। आजकल सदन से लेके सड़क तक उनके बारे में ही बात हो रही है। कहा जा रहा है कि आखिर कैसे कोई हाई कोर्ट का जज ऐसी विवादित टिप्पणी कर सकता है, किसी धर्म विशेष के लोगों को ऐसे डिनोट कर सकता है। इस पे सवाल किया जा रहा है कि क्या उन्हें हटाया जा सकेगा। अब इसी सवाल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारे संविधान में सर ऐसी प्रक्रिया है जो ये इजाज़त देती है कि आप जज को हटा सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना है कि किसी जज को हटाया गया हो या फिर किस प्रक्रिया से हटाया गया हो विद इन, मेरे को लगता है 1-2 दशक के अंदर अंदर। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है? एक प्रावधान है, हटाया नहीं गया है। ये अपने आप में बताता है कि हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया आसान है, एक तरह से कह सकते हैं हम, लेकिन हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। और इसीलिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक किसी को जज को हटाया नहीं गया है। जजों की नियुक्ति कहाँ का जो जहाँ प्रोविजन लिखा हुआ है वहीं पर जजों के रिमूवल की प्रक्रिया भी दी गई है। और एक मार्के की बात यह है कि हम सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में ये बात कहते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन जजों के लिए संविधान में इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है, उनके लिए रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। जजेज इंक्वायरी एक्ट जजों के खिलाफ जांच के लिए की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और जजों के हटाने के लिए भी प्रक्रिया सुनिश्चित है। तो ये प्रक्रिया है, उसमें यह है कि जैसे अभी की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की बात है। आपने देखा कि राज्यसभा के से इनिशिएशन हो रहा है, राज्यसभा के सांसद 50, विपक्ष के 50 से ज़्यादा। तो उसकी जो पहली शर्त है ये है कि अगर इनिशिएशन शुरुआत अगर राज्यसभा से हो रही है तो मिनिमम 50 सांसद, जो कि हुआ है, 50 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ जब 50 ने कर दिया और जिस सदन से शुरुआत होगी, जैसे यहाँ पर राज्यसभा से हुआ है, तो राज्यसभा के सभापति को वो प्रस्ताव जाएगा। वो इस पर उन पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। पहली बात, अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो एक कमेटी बनाने का प्रावधान है। कमेटी बनेगी, 3 सदस्यीय कमेटी होती है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, सिटिंग जज, एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज और एक ज्यूरिस्ट, मतलब न्यायपालिका के से जुड़े हुए कोई न्यायिक क्षेत्र, कोई जाना माना वकील, कानूनविद, एक तीसरा आदमी शामिल होता है। 3 लोग मिलकर के वो जांच वो करेंगे, अपने स्तर पर फैक्ट्स इकट्ठा करें, उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेंगे। उनके खिलाफ जो आरोप होगा वो उसे बताया भी जाएगा, या जो फाइंडिंग आएगी वो सब बताया जाएगा। और वो कमेटी जो रिपोर्ट होगी, अगर वो कमेटी पाती है कि जज में कुछ गलती की है, तो फिर उसके बाद ये संसद में से पारित होना। और संसद से कैसे पारित होता है? तो सामान्य बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी विशेष बहुमत से पारित होगा। 2/3 बहुमत से पारित होगा। और जब पारित हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें, हटाया जा, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर, ये प्रक्रिया है। अब इसमें एक और कि किस आधार पर हटाया जाएगा, वो क्या है कि ये प्रक्रिया, मतलब उसमें जो लिखा हुआ है कि साबित कदाचार और असमर्थता, इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि अगर कोई जज अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कुछ भ्रष्टाचार, कुछ करप्शन किया है और ये साबित हो जाता है, या कुछ इस तरह की बात है जिसे साबित होता है कि वो न्याय करने में अक्षम है, जज की कुर्सी पर बैठने के लिए योग्य नहीं है, तो ये इस आधार पर उसे हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया उसमें सुनिश्चित है। अब इसमें टेक्निकल बात समझिए। पहली बात तो ये कि इनिशिएशन कभी भी सामान्य तौर पर जो पार्टी सरकार में होती है, ऑपोजिशन और सरकारें एक पेज पर नहीं आती हैं किसी जज को हटाने पर। और इसीलिए चाहे वो वी रामास्वामी से लेकर के और अब तक आपको ढेर सारे मामले में गिनाऊंगा एक बार कि उसमें कौन वो है कि वो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाती है, कि 3 जो सदस्यीय कमेटी बनती है उसमें एक हो गया सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हो गए
हाई कोर्ट के जज, और एक हो गए उसी समाज से, उसी बैकग्राउंड का एक ज्यूरिस्ट। न्यायपालिका का मसला ऐसा है जहां पर इतना मिला जुला है और इतना भाई बंधु का मसला है कि जुडिशरी के लोग किसी जज को भ्रष्ट कह दें, अक्षम कह दें, इस पे मुझे मतलब डाउट है। उसकी वजह क्या है? ये इतने मिले हुए हैं, ये कोलिजियम व्यवस्था, जजों की नियुक्ति, जजों का रिमूवल, ये मैं तो कहता हूं कि 100-200 फैमिली हैं जो ये पूरा चला रही है, जो इस देश की न्यायपालिका को चला रही है। हाँ, वो आप जजों का इतिहास, जब जजों का भूत भविष्य वर्तमान आप देखोगे, आप एकदम गिनो ना, जस्टिस चंद्रचूड़ के पिताजी, खानदान, जस्टिस संजीव खन्ना, उसी परिवार, मतलब जनरेशन दर जनरेशन ऐसे आप आता है, सीधे सीधे डायरेक्ट होता है, नहीं तो इनडायरेक्ट होता है, ऐसे होता है। या तो वो हाई कोर्ट के जज का बेटा होगा, नहीं तो दामाद होगा, ऐसा करके। तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह से कोई बाहर वाला एंट्री मारे और या एडवर्स कोई रिपोर्ट दे दे। तो मान लो कि वो कमेटी ने कर भी दिया कि हाँ भाई, इनके खिलाफ जो कदाचार के वो हैं वो साबित हो रहे हैं। उसके बाद जो ये विशेष बहुमत का जो वो है, वो कैसे होगा, उसको पारित करना मुश्किल होता है। क्योंकि अभी देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि सदन में 50 सिर्फ विपक्षी सांसदों ने ही हस्ताक्षर किए, सरकार की तरफ से कोई नहीं किया। सरकार की तरफ से क्यों होगा? जबकि जो उन्होंने बयान दिया है वो सोशल मार्ग पे सब कोई बोले कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसा नहीं बोल सकते। वो कैसे, जो जिसकी आबादी ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी में है, उसके अनुसार देश चलेगा? देश तो संविधान के अनुसार चलेगा। तो क्या इसमें बीजेपी को भी नहीं, बीजेपी के सांसदों को सामने आना चाहिए? बाकी बातों में बात कर, आपने सवाल बीच में पूछ लिया, इसलिए मैं बीच में ही जवाब दे दूं कि मद्रास हाईकोर्ट की जज विक्टोरिया गौरी का अपॉइंटमेंट होना था पिछले, मतलब ये 2023 की बात है। और विक्टोरिया गौरी का बैकग्राउंड ये था कि बीजेपी की महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी थी। एडवोकेट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी थी। और जब कोई आप सियासत में जब होते हो और जब किसी पार्टी में होते हो तो उस पार्टी की बात, उस पार्टी की विचारधारा को आप प्रोपेगेट करते हो। तो बीजेपी की नेता जब वो चुनावी भाषणों में जाती थी तो किस तरह का बयान देती होंगी? तो जब इनके नाम की सिफारिश हुई, कोलेजियम ने सिफारिश की, तो इस नाम का विरोध हुआ कि आप किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता को जज कैसे बना, एक नेता को आप जज कैसे बना सकते हैं? वो भी ऐसे इनके खिलाफ कुछ यहां पर सुप्रीम कोर्ट में उनके भाषण प्ले किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट में एक भाषण, स्पीच प्ले किया गया था, जिसमें वो जो ये हाई कोर्ट के जज हैं, क्या नाम बता रहे हैं आप? यादव जी, शेखर कुमार यादव, शेखर यादव जो कह रहे हैं, उसी से मिलता जुलता बयान वो चुनावी सभाओं में देती रही थी, भड़काऊ सांप्रदायिक बयान देती रही थी, बीजेपी वाले नोट पे, बीजेपी वाले नोट पर। और उसके खिलाफ जब ये मामला आया इस सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया कि कहा गया कि माय लॉर्ड रोक लीजिए, एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। सुनवाई, इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उधर विक्टोरिया गौरी शपथ ले रही थी। अब इसके बाद कुछ और सुनना है। तो ये जो आप कह रहे हो कि शेखर गुप्ता, माफ कीजिएगा, ये तो वो अभी जज हैं कि नहीं है? जज हैं, वो जज हैं। और अभी की बयान की बात कर रहे हो जस्टिस शेखर यादव की। जस्टिस शेखर यादव का पहला बयान नहीं है। जस्टिस शेखर यादव ने साल भर पहले भी ये लंदन गए थे, वहां पर भी जाके उन्होंने कुछ बयान दिया था, भाषण दिया था। उसके बाद से एक मीडिया वाले को बुलाया, एक चैनल के पत्रकार को बुलाया और कहा कि मैंने वहां क्या क्या बोला है। और ये जो बयान अभी दिया, उन्होंने सारी बातें वहां पर कही हुई है, वो सारी बातें उन्होंने वहां पर भी कही हुई हैं। तो ये बातें सब संज्ञान में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट मंगा ली है। वो लोग इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे जिन्हें विक्टोरिया गौरी के मामले में क्या हुआ, जिन्हें अगर एहसास नहीं होगा तो उन्हें लगता होगा इसमें बहुत। लेकिन चूंकि ये मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है, तो तूल पकड़ रहा है तो लोगों में इसका असर हो रहा है। आप ही ने कहा कि ऑपोजिशन के 50, उनको कपिल सिब्बल को सिग्नेचर जुटाने में दिक्कत हो रही है, आसान नहीं है। तो जो बात आपको बुरी लग रही है, जो बात मुझे बुरी लग रही है, जो बात आम आवाम जनता को बुरी लग रही है, वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को बुरी लगे तब बात बढ़े। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया कि इस विवाद से और इस पूरे
प्रकरण से जो न्यायपालिका को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं, तरह तरह के सवाल होते हैं, वो सवाल और मजबूत हो गए। वो सवाल और मजबूत हो गए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, अगर ये अपने पद से हटाए नहीं जा पा रहे हैं, तो ये अविश्वास और गहरा होता जाएगा, और गहरा होता जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो फैसला देता है, वहां पर केवल फैसला नहीं होता है, वो सही हो या गलत, लोगों में न्यायपालिका को लेकर के इतनी आस्था है। ये पूरा जो है ना कि आस्था है कि जो भी हुआ यही मंजूर था, ये सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया। दो वाकया मैं बार बार जिक्र करता हूं। मैंने 20 साल के आसपास मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखा है, मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में 2 इंसिडेंट मैंने देखे थे। एक बार 10 साल पहले की बात है, 10 साल के आसपास हो गया, एक महिला थी, साउथ की थी, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, पीछे खड़ी थी, उनका मामला नहीं था, किसी और मामले की सुनवाई हो रही थी, लेकिन उनका ही मामला कुछ लगा होगा। तो मैं, गैलरी होती है वहाँ पर, मैं बैठा था, तो मैं देखा कि वो खड़ी हैं और हाथे से बांधी हुई हैं और बुदबुदा रही हैं। निगाह किया, पैर में चप्पल नहीं है। वो ऐसे ही बुदबुदा रही थी जैसे कि मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना किया जाता है, ठीक है। वो बाहर निकली, पैर खाली था, उन्होंने चप्पल बाहर निकाल दिया था, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के गेट पे निकाला जाता है। वो तस्वीर वो मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद एक और चीज़ देखी, BM दास रोड पे जो मेन गेट सुप्रीम कोर्ट का खुलता है, सुबह मैं यहाँ से रिपोर्टिंग के लिए गया, गाड़ी से उतरा, देखा एक आदमी कुर्ता पाजामा पहने हुए और हाथ में कुछ फाइल लिए हुए। वो मेडिकल की फाइल थी या किसकी फाइल थी नहीं पता है। वो सुप्रीम कोर्ट में अंदर नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने से क्रॉस कर रहा था। वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के गुंबद वाले गेट के सामने से गुजरा, उसने जमीन पर ऐसे हाथ रखा और ठीक ऐसे किया, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के सामने किया जाता है। तो ये जो इस तरह की बातें होती है ना, तो ये लोग जो इस देश की मैक्सिमम आबादी इतनी आस्था रखती है न्यायपालिका के प्रति, जजों के प्रति, माई लॉर्ड्स के प्रति, इनको माई लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड मतलब देवता होता है, मेरे देवता, जो जिनकी न्याय के देवता, जिनके हाथ में शक्ति होती है, पावर होता है, इतना पावर होता है कि आपको फांसी की सजा दे दे और आपको फांसी की सजा से उतार दे। समझ सकते हो, मतलब इतनी उम्मीद। तो इस घटना से इसको उस जुडिशरी की छवि को नुकसान हो रहा है। सर, जो ट्रस्ट आप बता रहे हैं, हमने बंगाल में देखा कैसे जस्टिस गंगोपाध्याय बीजेपी के साथ में फैसला सुनाते हैं, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे देते हैं, चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, सांसद बन जाते हैं। हमने रिसेंट में कई ऐसे सिविल जजेस को देखा कि दूसरे पक्ष की सुनवाई के बगैर ही सर्वे के आदेश दे दिए जाते हैं, सर्वे हो जाता है, डबल सर्वे हो जाता है। हमारे चीफ जस्टिस बोलते हैं कि फैसला सुनाने से पहले मैंने अपने भगवान की प्रार्थना की थी। संसद में सवाल किया जाता है, पूछा जाता है कि जजेस के जो भगवान होते हैं वो उन संविधान होता है, संविधान पर संसद में बहस हो रही है, 2 दिन से बहस हो रही है, आपको सुनना चाहिए। सभी नेता बोल रहे हैं, संविधान की खासियत बता रहे हैं। तो क्या सर ऐसे में क्या लंबे दिनों तक ये चल पाएगा क्या? नहीं चलने, कोई तो होगा जो आएगा, बोलेगा कि नहीं इसे रुकना पड़ेगा। फिर लोग क्यों जाएंगे? फिर तो वही हो गया ना कि हाँ भाई कि कोई रेपिस्ट है तो उसका इनकाउंटर कर दो, कोई चोर है तो उसको लटका दो। किससे उम्मीद करते हैं आप? इस समय के मॉडर्न एरा के जो सबसे लिबरल और सबसे संवैधानिक मूल्यों को मानने वाले जज के नाम में मैं अगर बात होगी, तो जब ये बन रहे थे जस्टिस चंद्रचूड़, तो इनके बारे में कहा गया। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो कहा कि इनको रास्ता नहीं सूझाते थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया रास्ता सुझाने के लिए अयोध्या के मामले में। बड़ी मुश्किल से इस देश के लोगों ने अयोध्या के फैसले को स्वीकार किया था। उस फैसले को आपने ये कह दिया कि वो भगवान, बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और मैं इसी मान में एक बात कहूं कि उन्होंने यही नहीं किया। जस्टिस विक्टोरिया गौरी आजकल मद्रास हाईकोर्ट की जज हैं, तो जस्टिस विक्टोरिया गौरी के अपॉइंटमेंट को उन्होंने सही ठहराया, उनको इसमें कुछ बुरा ही नहीं लगा। तो देखो, समय समय पर चीज़ें आती हैं। जब जस्टिस चंद्रचूड़ आते हैं, जस्टिस मतलब अलग अलग जजेस, जस्टिस खन्ना भी आते हैं, आए थे ना। हाँ, तो आएंगे, वो अच्छे जजेस भी आएंगे, बुरे आएंगे। लेकिन एक बार आपने देखा कि इतने सवाल आ गए हैं, और समय समय पर जजों को लेकर के, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के रिमूवल के लिए कोशिशें होती हैं, और कोशिशें सफल नहीं होती हैं, इसलिए कि ये जो प्रोसेस ऑफ
रिमूवल है, इट्स वेरी टफ। तो उससे क्या होता है कि जज के खिलाफ माहौल तो बन गया और समाज ने मान लिया कि वो दोषी है, और फिर वो इसलिए नहीं हट पाया क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है। जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लगा, कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, और उनके खिलाफ एक सदन से पारित हो गया। लोग राज्यसभा से लोकसभा में जाने के पहले उन्होंने राष्ट्रपति को अच्छा भेज दिया। आपको याद होगा दीपक मिश्रा को लेकर भी आया था, इनिशिएशन हुआ था, लेकिन वो उसे ड्रॉप कर दिया गया। इवन किसी मामले में जस्टिस पारदीवाला जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक बार इनिशिएशन हुआ था, वो बात आगे नहीं बढ़ी नहीं। तो ये सब और भी एक दो नाम मैं वो कह रहा था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगले के खिलाफ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाई कोर्ट के सी.वी. नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उसने भी तो नहीं पकड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सामान्य मामला नहीं है कि कोई आरोपी पर आरोप लगता है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो बरी हो जाता है। ये मामला अलग है कि जांच हो रही है, जांच हुई और इतने लोगों ने लिख करके दिया, देश में माहौल बन गया और बाद में पता चला कि नहीं जी वो तो रहना ही है। और कुछ मामले ऐसे हैं जो दिख रहे हैं, इसमें जांच क्या करनी है। एक आदमी जिसने संविधान की शपथ ली और वो संविधान के मूल्यों को ही नहीं मान रहा है, वो संविधान के मूल्यों की नहीं मान, इससे ज्यादा अक्षमता क्या हो सकती है। और इस पर भले ही इनिशिएशन हो गया रिमूवल का, लेकिन ये पूरा हो पाएगा, ये कंप्लीट हो पाएगा, इसको लेके सवाल है। दूसरी बात एक और कि इट्स नॉट इनका ही नहीं है मामला, जैसे आपने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी वो किया। एक राजस्थान के हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस शर्मा ने, जिन्होंने वो बड़े मशहूर सा बयान दिया था मोर मोरनी वाला, याद होगा आपको, मोर मोरनी की वो नहीं करते, मोर संभोग नहीं करते। आपने सुना होगा ऐसा कुछ आया था, कुछ ऐसा एक बयान दिया था। क्यों जज थे। उसके बाद वो राज्य के मानवाधिकार जो स्टेट कमीशन होता है ना, उसका हेड कर रहे हैं, उसके बाद उनका हेड बना दिया गया। एक और जज की बात कर लेता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के दिल्ली में जो दंगा हुआ, दिल्ली के दो नेताओं, देश के दो नेताओं के नाम आए, मतलब उन्होंने ऐसा बयान दिया है भड़काऊ कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठाकुर थे उसमें, हाँ, और ये प्रवेश वर्मा थे। मामला हाई कोर्ट गया, निचली अदालत ने मना कर दिया FIR आदेश देने से। मामला हाई कोर्ट गया, वृंदा कारत का पिटीशन था। एक जज साहब थे, वो जज साहब ने क्या कहा, जस्टिस CT सिंह, चंद्रधारी सिंह, हाई कोर्ट मैंने देखा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे, बाद में उनको जज बना दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से यहाँ है। तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात मुस्कुरा के कही जाए, हल्के फुल्के अंदाज में कही जाए, तो वो आपराधिक नहीं होती, मतलब उसके लिए क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। मतलब इफ यू आर, अगर आप किसी की हत्या करें और अच्छा, ये वही वाला बयान था ना, देश के गद्दारों को गोली मारो, हाँ, वही वाला बयान। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो चुनावी सभा में माहौल बनाने के लिए बोल दिया और मुस्कुरा रहे थे, तो इसमें ऐसा कुछ, तो इस देश में ऐसे भी जज रहे। ये क्या बोलते हैं, गाय ऑक्सीजन, सारे जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और गाय कार्बन डाइऑक्साइड, ये जस्टिस शेखर यादव का बयान है, ये बयान है। तो कुल मिलाकर ये कि जब आप शपथ लेकर और शपथ का उल्लंघन करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, उन पर जिम्मेवारी है आपके अधिकार की रक्षा करने की और मेरे पूरे देश के लोगों की करने की जिम्मेवारी है। तो ये अधिकार कहाँ है? संविधान में है। तो जिस पर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी है और वही संविधान के मूल्यों की अवहेलना करता हो, प्रस्तावना की अवहेलना करता हो, आत्मा की अवहेलना करता हो, और कल को अगर जस्टिस शेखर गुप्ता, पता नहीं क्यों नाम है, शेखर यादव का के खिलाफ अगर महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं होता है और उनके खिलाफ उनका रिमूवल नहीं होता है, तो ये बड़ा एक सवाल होगा अपने आप में कि फिर क्या चाहते हो आप? फिर तो लोग
क्यों? कोर्ट से उनका भरोसा उठ जाएगा और ये नहीं होना चाहिए। देश में न्यायपालिका ही एक ऐसी जगह है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अदालतें ऐसी जगह हैं जहां कोई टूटा हुआ भी होता है, उसके साथ कितना भी अन्याय होता है, वो कहता है नहीं कि हम कोर्ट जाएंगे, हम आपको देख लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर जैसे लास्ट मतलब ऐसी जगह है जहां से आपको इतनी उम्मीद हो, वहां पर आपको सदस्य के साथ अगर जाएं तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत। मतलब समझिए कि जब संविधान दिवस हम मना रहे थे और मुझे लगता है कि जब संविधान की आखिरी कॉपी ड्राफ्ट की जा रही होगी तब ऐसा लिखा जा रहा होगा जजों को लेके कि जो जज संविधान की रक्षा करने वाला है, ऐसा क्या ही ज़रूरत पड़ेगा कि उसे निकाला जाए। और शायद इसीलिए इस कानून को इतना ज़्यादा कठिन, इस प्रोसेस को इतना ज़्यादा लंबा बनाया गया। लेकिन वो अब सब झूठ साबित होते नज़र आ रहा है। नया भारत है, नए भारत की बात की जाती है, लेकिन नए भारत में जो नए भारत के जज हैं वही लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में इंसाफ नहीं कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।